Good morning students, this is Bhanu Pratap Singh. Today we are going to start the second chapter of CNC machine and automation, that means computer numerical control machine and automation. In this chapter we will study the various design features of CNC tooling, that is the chapter is which includes the constructional details of tooling. बेटा इस चैप्टर में हम जो भी CNC मशीन टूल में या कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स में जो भी टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कितने टाइप्स की टूल होती हैं, क्या होता है, कैसे होता है, और उनको प्री सेटिंग या क्वालिफाइड या सेमी क्वालिफाइड टूल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। कन्वेंशनल अप्रोच, जैसे ही हमारा सिलेबस ख़त्म होगा उसके बाद हम स्टडी करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, दैट मीन्स कि हम प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिज़ाइन फीचर्स क्या है CNC मशीन के या टूलिंग्स के या CNC मशीन टूलिंग्स के। बेटा डिज़ाइन फीचर्स की बात करें तो जो हमारा डिज़ाइन फीचर्स है वो क्या कहता है, हाई एक्यूरेसी के लिए जो फीचर्स होनी चाहिए उसमें पहले नंबर पे आता है कि उसकी जो एक्यूरेसी है टूल की वो क्या है, हाई होनी चाहिए। वो टूल वेरियस ऑफ ऑपरेशंस, यानी उसकी प्रक्रिया में बहुत सारा वेरिएशंस हो, यानी कि फॉर वैरायटी ऑफ ऑपरेशन, कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। टूल की तुरंत चेंजिंग के लिए, मतलब बदलाव के लिए वो प्रेफरेबल हो, मतलब कि क्विक चेंजिंग ऑफ टूल्स टू कीप द डाउन टाइम मिनिमम। डाउन टाइम या अनप्रोडक्टिव टाइम को कम करने के लिए टूल क्या हो, जो टूल की चेंजिंग हो वो तुरंत हो जाए। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी हो ऑपरेशन में। रिजिडिटी ऑफ टूलिंग टू विद स्टैंड कटिंग फोर्स, वो टूल कटिंग फोर्स को सहने के लिए दृढ़ हो। और लास्ट पॉइंट है कि वो उच्च स्पीड पे, यानी कि हाई स्पीड पे शक्ति को पारित करने के लिए सक्षम हो, दृढ़। तो बेसिकली ये कुछ फीचर्स हैं जो CNC टूलिंग में, यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल टूलिंग में होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है। एक टर्म है मशीन स्पेसिफिकेशन। बेसिकली मशीन का टूल स्पेसिफिकेशन है ये। हम जब भी कोई प्रोडक्ट की मशीनिंग करते हैं, दैट मीन्स कि हम ऑपरेशन करते हैं, तो हम कुछ स्पेसिफिकेशन देते हैं उस टूल को। और वो स्पेसिफिकेशन है क्या, जैसे कुछ स्पेसिफिकेशन मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है विद डेटा। डेटा पे आपको नहीं जाना, बस डेटा मैं इसलिए दिया हूँ ताकि आपको यूनिट पता चल सके कि किसकी क्या यूनिट है। कभी कभी सिंपल फीड, स्पीड और डेप्थ ऑफ कट की यूनिट पूछ लेता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसलिए मैंने दिया हुआ। सबसे पहले आता है स्विंग डायामीटर, तो वो ज़्यादातर mm में या इंचेस में इस्तेमाल होते हैं। ये दो हैं, ओवर फ्रंट और एप्रॉन और ओवर क्रॉस साइड। दूसरी है उसकी कैपेसिटीज़ क्या है, कैपेसिटी में चक साइज़ क्या है, बिटवीन सेंटर्स क्या है, मैक्सिमम कटिंग डाया क्या है, मैक्सिमम कटिंग लेंथ क्या है, इंच या mm में ये भी रिप्रेजेंट होती है। स्पिंडल के बारे में जब हम देखते हैं स्पेसिफिकेशन में बेटा, तो स्पिंडल की मैक्सिमम स्पीड क्या है, स्पिंडल का टॉर्क कितना है। जब भी हम स्पिंडल के स्पीड की बात करते हैं तो हम रिवोल्यूशन, यानी कि RPM रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि चक्कर प्रति मिनट में, और जब हम टॉर्क की बात करते हैं तो न्यूटन मीटर में बात करते हैं। मैक्सिमम पावर रेटिंग किलोवाट में होती है। स्पिंडल का नोच सिंबल में होता है, दैट मीन्स A20। और स्पिंडल की जो बोर होती है टायर की वो mm या इंच में रिप्रेजेंट होती है, व्यक्त होती है। नेक्स्ट हम बात करें कि उसकी जो ट्रेवल्स और फीड रेट है टूल्स की वो कौन कौन सी है। तो बेटा उसकी ट्रेवल और फीड रेट की बात करें तो x z में कितनी उसकी ट्रेवल्स है, x में थ्रस्ट कितना है, z में थ्रस्ट कितना है, रैपिड्स x में कितना है, x में z कितना है। और जनरल की बात करें तो वेट और पावर रिक्वायरमेंट आ जाते हैं। दैट मीन्स कि वेट एंड पावर रिक्वायरमेंट 9 kV है या वो वेट कितने किलोग्राम में है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन है मशीन के या CNC मशीन टूलिंग के, जो हम
प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग करते समय मेंशन करते हैं या हमें ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करें स्लाइड वेज। तो बेटा स्लाइड वेज का काम क्या है? तो सबसे पहले स्लाइड वेज 3 तरह के होते हैं। पहला हाइड्रोस्टैटिक, दूसरा बॉल बेयरिंग और तीसरा रिसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू स्लाइड वेज होता है। अब ये तीनों है क्या? हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब होता है द फ्लूइड इज़ इन रेस्ट पोजिशन, मतलब स्लाइड में मूव तो करता है लेकिन उसमें जो तरल होता है वो विरामावस्था में होता है, रेस्ट पोजीशन पे होता है। तो अगर हम बात करें, ये बाय मिस्टेकली ठीक है, अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें स्लाइड वेज की, तो सबसे पहले एग्जैक्ट अलाइनमेंट देता है गाइडेड पार्ट्स का। जो पार्ट उसमें गाइड होती हैं, मूव होती हैं, उसको उसका जो अलाइनमेंट होता है वो एग्जैक्ट प्रोवाइड कराता है स्लाइड वेज। दूसरा क्या है कि अवेलेबिलिटी देता है, किसके लिए? घिसाव को कंपनसेट करने के लिए। थर्ड अगर पॉइंट की बात करें, घर्षण को कम करता है। क्यों? क्योंकि नो स्टिक स्लिप एट लो स्पीड, कम स्पीड पे स्टिक स्लिप नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो उसकी असेंबली होती है वो बहुत सिंपल होती है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना सुविधाजनक होता है। नेक्स्ट की बात करें तो अलाउ फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रेंट्स, रेस्ट्रेंट से स्वतंत्र होता है और इसकी अनुमति भी देता है। अगर कुछ पॉइंट्स और हम देखें, जो चिप होती हैं जो आफ्टर मशीनिंग प्रोडक्ट से स्वाफ के रूप में निकलती हैं, जिसको छीलन भी कहते हैं प्रोडक्ट का, वो या फिर डर्ट यानी कि धूल, उसको बचाता है गाइडवेज स्लाइड वेज। और लास्ट ऑप्शन यानी कि लास्ट पॉइंट हमारा, इफ़ेक्टिव लुब्रिकेशन मस्ट बी पॉसिबल, मतलब जो हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम है वो इफ़ेक्टिव होना स्लाइड वेज के थ्रू संभव हो पाता है। जैसे ये हाइड्रोस्टैटिक स्लाइड वेज आपको दिखाया गया है। हाइड्रोस्टैटिक स्लाइड वेज का मतलब ये है कि हाइड्रोस्टैटिक का मतलब कोई फ्लूइड होगा जो रेस्ट पोजीशन में होगा और स्लाइड वेज प्रॉपर गाइड करता है अलाइनमेंट को, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाता है। तो स्लाइड वेज का भी हम अगर एनिमेशन अगर आप तुरंत देखना चाहें तो देख लीजिए। जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, अभी हम इसको व्यू देख लेंगे, कहाँ है, क्या है, कैसे, कोई इशू नहीं है, समझिए चीज़ों। नेक्स्ट है कि बॉल बियरिंग स्लाइड वेज। बॉल बियरिंग स्लाइड वेज में उसमें गाइडेड्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे स्लाइड करने के लिए ये स्टील्स के बॉल्स होते हैं, इसीलिए इसका नाम है बॉल बियरिंग, क्योंकि इसमें बॉल बियरिंग टाइप में जो गाइडवेज होती है या जो स्लाइडिंग मूवमेंट होता है वो होता है, इसीलिए इसका नाम बॉल बियरिंग स्लाइडवेज है। और जो नेक्स्ट है हमारा कि रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू है, ये स्क्रू टाइप में है। ये बॉल स्क्रू जो है, ये जो दिख रहा होगा बॉल स्क्रू बॉल नट में फिट होती है और इसमें इंटीग्रल लीड शिफ्ट होता है, ये जो दिख रहा है। नेक्स्ट बॉल रीसर्कुलेट एबव बॉल नट आउटसाइड डाया। ये जो बॉल है वो रीसर्कुलेट करता है आउटसाइड नट के डाया में, और ये बॉल रिटर्न ट्यूब ही है जिसके अंदर ये बॉल आती है। ये वाइपर का काम करता है जो ये वाइट में लगा हुआ है, मतलब जो भी बॉल्स हैं उनको रीसर्कुलेट वाइप करके फॉरवर्ड मूवमेंट कराने के लिए ये इसमें मूव करती है थ्रू रीसर्कुलेटिंग बॉल ही रीसर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से ये जो गाइडवेज है या जो स्लाइडवेज है वो मूव करती है। सीएनसी मशीन टूल्स में एक मेजर कंपोनेंट आता है जिसको हम मोटर कहते हैं, और वो मोटर कौन से कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में इस्तेमाल होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं। ज़्यादातर तो रोबोटिक्स में स्टेपर मोटर का इस्तेमाल होता है,
और स्टेपर मोटर पल्स पे काम करता है। सपोज हम अगर एक पल्स देते हैं तो 6 डिग्री अगर वो मूवमेंट करता है, हमें फुल रोटेशन दिलाना है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। तो हमें 6 डिग्री के मूवमेंट के लिए 1 पल्स देना है, तो उसी तरह से हम 360 डिग्री के लिए कितने पल्स की आवश्यकता होगी वो हम काउंट करके उतने पल्स, जितना मूवमेंट कराना हो 90, 120, 80, 70, 75, वो हम पल्स डिसाइड कर लेंगे कि कितने डिग्री का मूवमेंट स्टेपर मोटर में कितने पल्स पे हो रहा है। उसी हिसाब से हम पल्स रेट देते हैं स्टेपर मोटर में। लेकिन जो CNC मशीन में मोटर हो रहा है इस्तेमाल, वो मोटर स्पिंडल मोटर है। स्पिंडल मोटर क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, हाई प्रिसीजन होता है, हाई रिलायबल होता है, इलेक्ट्रिकल मोटर होता है। जो इसका फ़र्क क्या है कि ये शाफ्ट को रोटेट कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शाफ्ट को रोटेट कराने के लिए जैसे कौन कौन से ऑपरेशन है, तो ग्राइंडिंग ऑपरेशन में भी शाफ्ट को रोटेट कराया जाता है। सिमिलरली ड्रिलिंग में भी, ग्राइंडिंग में भी, मिलिंग में हाई स्पीड रोटिंग लकड़ी के कार्यों के लिए, यानी कि वुड वर्किंग और एल्युमिनियम की कटिंग के लिए, या फिर कह लीजिए कि प्लास्टिक की कटिंग के लिए हम स्पिंडल मोटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टी के कारण करते हैं। मतलब इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि जो इसका जो रेशियो होता है, यानी कि वेट टू पावर रेशियो, वो बहुत कम होता है। और मोटर में वेट टू पावर रेशियो को हम साइज़ से प्रीफर करते हैं, यानी कि जो साइज़ होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है। और इसका जो नॉइज़ आउटपुट है, मतलब शोर होता है, वो बहुत कम होता है, कम पावर कंज्यूम करता है, मतलब पावर की खपत भी कम होती है, और हाईली या हाई रिलायबल या विश्वसनीय ज़्यादा होता है। मिनिमम वोबलिंग एंड वाइब्रेशन, वोबलिंग मतलब होता है लहर, और वाइब्रेशन मीन्स होता है कंपन। तो ये जो लहर और कंपन है इसमें कम होती है। और मोटर चलने के बाद, क्योंकि कोई भी इक्विपमेंट्स या कंपोनेंट्स या पार्ट्स अगर मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे विल प्रोड्यूस हीट, और इस मोटर में, स्पिंडल मोटर्स में जो हीट आउटपुट है वो बेटा कम होती है, तो इसीलिए इसको प्रीफर करते हैं। अब बात करते हैं सर्वो मोटर्स की। तो सर्वो मोटर्स क्या है? सर्वो एक छोटा डिवाइस होता है जिसका शाफ्ट क्या होता है, एक आउटपुट शाफ्ट होता है, दैट हैज़ एन आउटपुट शाफ्ट, जिसके पास एक आउटपुट शाफ्ट होती है। और वो शाफ्ट किसी भी स्पेसिफिक, किसी भी अपेक्षित कोडी स्थिति में क्या करता है, कोडेड सिग्नल को सेंड करता है। और बेसिकली यही कोडेड सिग्नल ही जैसे ही बदलता है वो उसकी कोणीय स्थिति को या शाफ्ट की कोणीय स्थिति को बदल देता है। इस पर्पज़ से हम सर्वो मोटर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? तो ये भी हाई ऑसिलेशन है इसमें। सेकंड पॉइंट कि रोटर का जो इनर्शिया यानी जो घुमाने का जड़त्व है वो कम है, इसीलिए नंबर ऑफ कॉइल्स डिक्रीज हैं। कंट्रोल रेंज इसकी ज़्यादा है, इंसुलेशन बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बात करूँ या स्टेबलाइज, रोटेशनल स्पीड होता है और टॉर्क को घटा देता है, और रोटेशन रिपल को भी मिनिमाइज कर देता है। बेसिकली इसी वजह से इसकी जो लाइफ है यानी जो इसका जीवन काल है वो बढ़ जाता है। तो सर्वो मोटर्स हम इसलिए प्रेफर करते हैं CNC मशीन एंड ऑटोमेशन में। अब बात करते हैं लेड स्क्रू की। तो लेड स्क्रू का टर्म ज़्यादातर क्या आपने लेद में ही सुना होगा, डिप्लोमा लेवल पे तो आपको लेड स्क्रू लेद में ही देखते होंगे। बेसिकली CNC में भी CNC मशीन एंड ऑटोमेशन टाइप का कंप्यूटर लेद ही है। तो लेड या लेड स्क्रू क्या होता है, पावर स्क्रू के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या करता है, या फिर इसका नाम और भी है जैसे ट्रांसलेशन स्क्रू। बेसिकली ये जोड़ने के काम आता है, एक कड़ी के रूप में, यानी कि एक लिंकेज के रूप में काम करता है। अब लेड स्क्रू लिंकेज के रूप में काम कैसे करता है, क्योंकि ये घुमाऊ गति को रेखीय गति में यानी लीनियर मोशन में ट्रांसमिट कर देता है। पावर स्क्रू भी आपने देखा होगा, जिसको आप स्क्रू जैक टाइप में
पावर स्क्रूज में भी आपने देखे होंगे कि पावर स्क्रू में जब भी हम नट को मूव कराते हैं तो उसका रोटेशनल मूवमेंट लीनियर मूवमेंट में कन्वर्ट होता है। तो एक तरह का लेड स्क्रू है, करता क्या है कि टर्निंग मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर देता है। अब कह रहा है बिकॉज ऑफ लार्ज एरिया ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, जो सरकने का संपर्क क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से किसके बीच में, मेल और फीमेल मेंबर के बीच में, इसीलिए स्क्रू थ्रेड्स ज़्यादा घर्षण हानियाँ उत्पन्न करता है किसी दूसरे कड़ी की तुलना में, लिंकेज की तुलना में। ऑब्वियसली क्योंकि लेड स्क्रू का जो सरफेस एरिया है मैक्सिमम होगा तो फ्रिक्शन लॉसेस भी मैक्सिमम होंगे किसी और लिंकेज की तुलना में। ये ज़्यादा पावर को कैरी करने के लिए नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये कम पावर पे प्रयोग किए जाते हैं। कम पावर के जैसे एक्चुएटर्स हो गए और पोजिशनल मैकेनिज्म हो गए, उस पर इस्तेमाल किया जाता है लेड स्क्रू का। कॉमनली यूज्ड इन लीनियर एक्चुएटर्स, जैसा कि मैंने कहा, जैसे कि मशीन टूल, वाइसेस, प्रेसेस और जैक्स में इस्तेमाल होता है लेड स्क्रू का। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है बेटा कि लेड स्क्रू का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो लेड स्क्रू का इस्तेमाल लीनियर एक्चुएटर्स में, मशीन स्लाइड्स में जैसे मशीन टूल्स में, वाइसेस में, प्रेसेस में और जैक्स में किया जाता है। लेड स्क्रू कॉमन कंपोनेंट है किसमें, इलेक्ट्रिक लीनियर एक्चुएटर्स में एक कॉमन कंपोनेंट होता है, एक सामान्य भाग होता है। चलिए आराम से ही चलेंगे, परेशान मत होइए। ये आप देख रहे होंगे पावर स्क्रू ही है या लेड स्क्रू ही है। होता क्या है, ये जो फॉलोअर नट होता है जो इसको फॉलो करता है, और ये प्राइमरी नट है। दो तरह के नट हैं, ये प्राइमरी और ये फॉलोअर। जब भी ये नट मूव करती है यानी कि नट रोटेट होती है तो ये लोड थ्रस्ट को अप एंड डाउन करती है। दैट मीन्स कि इसका रोटेशनल, इसका ट्रांसलेशनल पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली लेड स्क्रू का काम यही होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्वाफ रिमूवल, यानी स्वाफ का क्या मतलब होता है। लकड़ी या धातु का छीलन को ही हम स्वाफ करते हैं। द स्क्रैप ऑफ आफ्टर मशीनिंग ऑफ वुड और मेटल पार्ट इज कॉल्ड एज स्वाफ। तो उसको स्वाफ को हम कैसे हटाते हैं, यानी कि ये जो धातु की छीलन है इसको हम कैसे हटाते हैं, वही सीएनसी मशीन में देखेंगे इसमें। तो बेटा सिंपल सा है, मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। मटेरियल रिमूवल प्रोसेस जैसे कि क्या, बहुत सारे हैं, जैसे मशीनिंग है, ये भी मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है। अब्रासिव प्रोसेस भी मटेरियल रिमूवल है, और नॉन ट्रेडिशनल प्रोसेसेस भी मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्या करता है, सिंपली वर्क पार्ट से मटेरियल को रिमूव करता है, और जो बचा हुआ ज्योमेट्री होता है वही हमारी इच्छा के अनुसार प्रोडक्ट की ज्योमेट्री होती है। मतलब हम किसी एक प्रोडक्ट से मटेरियल को रिमूव करते हैं, और जो रिमेनिंग पोर्शन होता है, रिमेनिंग मटेरियल होता है प्रोडक्ट में, वही हमारा डिजायर्ड शेप होता है प्रोडक्ट का, वही हमारी इच्छा होती है कि हम कैसे उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं। अब मशीनिंग में, मशीनिंग के थ्रू भी हम रिमूव करते हैं। तो मशीनिंग के थ्रू कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनके थ्रू हम मटेरियल को रिमूव करते हैं। तो वो बेटा टर्निंग, मिलिंग, ड्रिलिंग ऑपरेशंस हैं जो क्या करते हैं, मटेरियल को रिमूव करते हैं। एब्रासिव प्रोसेस भी है, इसकी एब्रासिव पार्टिकल्स होते हैं जिनके के थ्रू मटेरियल का रिमूवल हम करते हैं। जैसे आप एग्जांपल में ले लीजिए ग्राइंडिंग, जो ग्राइंडिंग के प्लेट होती है उसमें एब्रासिव मटेरियल होते हैं और वो मटेरियल को रिमूव करते हैं। अब नॉन ट्रेडिशनल भी हैं, तो नॉन ट्रेडिशनल में बहुत सारे एनर्जी फॉर्म हैं जो क्या करते हैं, साफ कटिंग टूल से, मतलब तिरछुल कटिंग टूल की मदद से
मटेरियल यानी पदार्थ को रिमूव करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मशीन सेफ्टी क्या है, मतलब मशीन की सुरक्षा के लिए क्या क्या सिद्धांत हैं या कैसे कैसे सिद्धांत हम फॉलो करते हैं मशीन की सेफ्टी के लिए, उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो मशीन की सेफ्टी के लिए जो सिद्धांत है, अनलेस अ पर्टिकुलर हजार्ड्स इज रिमूव्ड द रिस्क एसोसिएटेड विद सच ए हजार्ड्स कैन नेवर बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड। मतलब आप कुछ भी कितने भी तरीके लगा लिए हों, लेकिन देयर इज़ अ चांस ऑफ रिस्क कि हमें सेफ्टी चाहिए ही चाहिए। इसीलिए क्या करते हैं, कुछ अप्रोच फॉलो करते हैं जिसकी वजह से हमें सेफ्टी यानी कि जो मशीन की सेफ्टी है, मशीन की सेफ्टी मीन्स इन दैट सेंस कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन की सेफ्टी प्रीफर करते हैं, या कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन की सेफ्टी के लिए हम देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेज क्या होता है कि एलिमिनेशन। हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो पहले एलिमिनेट हो जाए। So in the second topic, there is a substitution. That means if there is a problem in the computer numerical control machine, for the safety purpose, we add some safety precautions to prevent from this. Next is engineering controls. If there is a technique required for the safety purpose of the CNC machine, that means computer numerical control machines, then we are providing the engineering controls to the operations. Next is administrative, that means कि procedural control. अब procedural control means क्या कि अगर between the operation, between the process, if there is a probability that chance of hazards, then we are introducing the procedural safety between the operation. हम ऑपरेशन के समय ही जो भी procedural डिसीजंस होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के, वो हम सेफ्टी प्रिकॉशन या फिर सेफ्टी पर्पज़ के लिए सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन में दे देते हैं एज ए प्रिंसिपल, एज ए सिद्धांत। पीपीई का इस्तेमाल भी सेफ्टी के लिए, चाहे वो कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो लैब का ऑपरेशन हो, चाहे वो सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन का ऑपरेशन हो, पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब पीपीई में जैसे हैंड ग्लोव्स, ग्लासेस, एप्रॉन, ये सारी चीज़ें, शूज़ आ जाती हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मशीनिंग या मशीन गार्डिंग किस लिए करते हैं या क्या होता है। तो मशीन गार्डिंग को डिफरेंट हजार्ड से बचने के लिए, डिफरेंट एक्सीडेंट से बचने के लिए हम देते हैं। जैसे अब कौन कौन से हैं, तो एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन या पॉइंट ऑफ ऑपरेशन के टाइम पे, या पावर ट्रांसमिशन, जब भी पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि उसकी जो इंजरी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। जैसा कि 800 डेथ्स ईच ईयर, हर साल 800 लोगों की मृत्यु की वजह से हम वहाँ पे प्रेफर करते हैं। अब क्यों होता है ये सब, ये प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं, तो पुअरली डिज़ाइन मशीन्स, जो मशीन की डिज़ाइनिंग है वो सही नहीं है। दैट मीन्स कि देयर इज़ अ प्रॉपर चेंज इन द डिज़ाइन ऑफ द मशीन। अब हम उसकी प्रॉपर अगर डिज़ाइनिंग नहीं करते हैं, प्रॉपर अगर हम उसके डिज़ाइनिंग नहीं करेंगे तो देयर इज़ अ चांस ऑफ एक्सीडेंट्स। पुअरली मेंटेन्ड मशीन, मशीन का जो मेंटेनेंस है वो भी प्रॉपर नहीं है। दैट मीन्स कि हम उसकी मेंटेनेंस, जो भी रूटीन मेंटेनेंस या स्केड्यूल मेंटेनेंस होती है, उसको हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं या नहीं किए हैं, तो उसका भी एक्सीडेंट का एक चांसेस का एक ऑप्शन बनता है। मशीन बीइंग यूज फॉर अनइंटेंडेड पर्पस, बिना इच्छा के अनुसार या बिना किसी उद्देश्य से मशीन का इस्तेमाल करना, या बहुत दिनों से अगर इस्तेमाल हो रही है बिना किसी इच्छा से, जो डिज़ायर्ड पर्पस नहीं है, तो देयर इज़ अ चांस ऑफ एक्सीडेंट। और नेक्स्ट है मशीन का इंस्टॉलेशन ठीक तरीके से नहीं किया गया है। दैट मीन्स इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन इज़ नॉट इन द प्रॉपर वे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स डिस्चार्ज फ्रॉम द मशीन। ऑब्जेक्ट की अगर डिस्चार्जिंग हम प्रॉपर तरीके से, दैट मीन्स कि
कन्वेयर की मदद से अगर नहीं कर रहे हैं अपलोडिंग और हैंडलिंग, डाउनलोडिंग, तो भी एक समस्या हो जाती है एक्सीडेंट्स की, जो ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें। तो बहुत सारे कटिंग टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं सीएनसी मशीन ऑपरेशंस के लिए। अब वो कटिंग टूल्स 3 पैरामीटर्स पे क्लासिफाई होते हैं। जैसे बेसिकली तो 2 ही पैरामीटर्स की बात करूँगा। जैसे पहला है कि सेटिंग के आधार पर, सेटिंग ऑफ कटिंग टूल, सेटिंग के आधार पे, और दूसरा है कि जो टूल है या कटिंग टूल है उसकी संरचना के आधार पे, यानी कि बेस्ड ऑन कटिंग टूल कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट वन में जो पहला क्लासिफिकेशन है उसमें हम देखेंगे कि प्री सेटिंग टूल्स आती हैं, क्वालिफाइड और सेमी क्वालिफाइड टूल्स हैं। तो अगर प्री सेटिंग टूल्स की बात करें तो प्री सेटिंग टूल्स होते क्या हैं, तो सबसे पहले उसको देखें कि प्री सेटिंग का मतलब द सेटिंग ऑफ दीज टूल्स इज़ डन अवे फ्रॉम द मशीन टूल। ऑफलाइन मोड में हम इस मशीन की, इस टूल की मशीन से कहीं दूर सेटिंग करते हैं, जिसे हम प्री सेट टूल कहते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर ये रेडियल या फिर एक्सियल, दैट मीन्स कि एक्सियल या रेडियल टूल की स्थिति के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे हम प्री सेट टूल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वालिफाइड टूल्स होता है। क्वालिफाइड क्या है कि मशीन के फिट इनटू ए लोकेशन ऑफ द मशीन, मशीन के लोकेशन पे ही इस टूल को फिट किया जाता है, इसीलिए ये क्वालिफाइड टूल्स हैं। और जो इसकी कटिंग एज होती है उसकी पोजीशन टूल होल्डर के पास होती है, दैट मीन्स कि टू ए पॉइंट ऑन द टूल होल्डर। अब हम बात करें कि सेमी क्वालिफाइड टूल्स क्या हैं, तो सेमी क्वालिफाइड टूल्स आपके ऐसे टूल्स जो एक एडजस्टेबल बटन की मदद से एडजस्ट किया जाए, मतलब ऐसे टूल्स जिनकी एडजस्टिंग एक बटन से की जाए और टूल सैंक पर, ऐसे टूल्स को हम सेमी क्वालिफाइड टूल्स कहेंगे। और इन्हें रेगुलर कैलिब्रेशन की मदद चाहिए, नीड रेगुलर कैलिब्रेशन। तो सेकंड क्लासिफिकेशन में एक था कि बेस्ड ऑन कटिंग टूल कंस्ट्रक्शन, तो सॉलिड टूल्स हैं, ब्रेस्ड हैं और इंसर्टेड बिट हैं। ब्रेस्ड में ज़्यादातर या इंसर्टेड बिट में टूल के ऊपर ब्रेजिंग की एक बिट इंसर्ट कर दी जाती है, और सॉलिड टूल्स में जो हमारे HSS टूल्स हैं वो सब आ जाते हैं। अब एक क्लासिफिकेशन अगर हम करें, तीसरा कि बेस्ड ऑन कटिंग टूल मटेरियल्स, कटिंग टूल पदार्थ के आधार पर कौन कौन से टूल के क्लासिफिकेशन होंगे, तो कटिंग टूल पदार्थ के आधार पर हाई स्पीड स्टील यानी कि HSS, HCS यानी कि हाई कार्बन स्टील, कास्ट अलाय स्टील, सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स और सिरामिक्स, बोरान नाइट्राइड और डायमंड टूल्स आते हैं। मतलब टूल के मटेरियल के आधार पर भी टूल का क्लासिफिकेशन हुआ है कि वो टूल किस मटेरियल का बना है। ये सारे मटेरियल्स हैं जिनसे हम टूल की मैन्युफैक्चरिंग या जिससे हम टूल को बनाते हैं। तो ये सारे मटेरियल्स टूल को बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। टूल होल्डर क्या है, तो जो टूल को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या किया जाता है, टूल होल्डर कहलाता है। ये लेफ्ट हैंड भी होते हैं, पार्टिंग भी होता है, स्ट्रेट और राइट हैंड टूल होल्डर्स भी होते हैं। टूल होल्डर क्या है कि एक मशीनिंग कंपोनेंट होता है जो क्या करता है, एंड मिल को होल्ड करता है, एंड मिल की स्थिति पे टूल को होल्ड करता है। इसका पर्पज़ क्या है, टू होल्ड द टूल इन प्लेस, है ना, किसी एक स्थिति में टूल को होल्ड करना, किसके लिए, ताकि सीधा और प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट पोजीशन बना रहे, स्थिति बनी रहे। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा डिस्टर्ब होता है टूल की पोजीशन तो पूरे प्रोजेक्ट को हमारे बर्बाद कर देगा। एज यू नो कि हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो डिस्टर्ब होगा। दूसरा इम्पैक्ट फैक्टर क्या है टूल होल्डर को सेलेक्ट करने का, या CNC टूल होल्डर। इसमें एंड मिल में टूल को चेंज करने में टाइम लग जाता है और ये उसके बॉटम लाइन को इम्पैक्ट करता है, इसीलिए टूल होल्डर का हम इस्तेमाल करते हैं। अब एक टूल होल्डर बेसिकली जो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स यानी CNC मशीन में इस्तेमाल होता है वो है ऑटोमेटिक टूल चेंजर, यानी कि ATC,
ऑटोमेटिक टूल चेंजर क्या है? द CNC machines are designed to perform a number of operations in single setting of the job. CNC मशीन डिज़ाइन होती है एक ही सेटिंग में, मतलब उसके जो जॉब के ऑपरेशंस हैं, वेरियस नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं, थ्रू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसे हम प्रोग्राम कह रहे हैं, प्रोग्राम के थ्रू डिज़ाइन होती है। और बहुत सारे टूल क्या होते हैं कि बहुत सारे पार्ट को बनाने के लिए जिनकी ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स है, मतलब जिनकी ज्यामिति थोड़ी कठिन है, उनको बनाने के लिए डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और उन डिफरेंट टूल्स को अगर हम किसी भी लेद नॉर्मल मैनुअल मशीन में अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो जो टूल चेंजिंग टाइम है वो कहीं ना कहीं ऑपरेशन को इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि जो अनप्रोडक्टिव टाइम है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए हम टूल मैगज़ीन का इस्तेमाल करते हैं। टूल मैगज़ीन में बहुत सारे टूल प्लेसेस होते हैं जिसमें डिफरेंट टूल्स को हम प्लेस करते हैं, और ये टूल मैगज़ीन्स में अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम कि कौन से प्रोग्राम में हम कौन सा सेट में कौन सा टूल रखे हैं और किस टूल की कब ज़रूरत है, वो हम उसी हिसाब से प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि किसी एक प्रोडक्ट को, यानी कि जिसकी ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स है, उसकी ज्योमेट्री को परफॉर्म करने के लिए वेरियस जो कटिंग टूल्स लग रहे हैं, उन वेरियस कटिंग टूल्स के लिए जो डिफरेंट टूल्स है वो टूल मैगज़ीन में पोस्ट कर दी जाती है, जो प्रोग्राम के थ्रू हैंडल होती है। अब जो भी पोजीशन है, ये जो टूल मैगज़ीन है अपने पोजीशन पे रोटेट करता है, और जिस भी टूल की ज़रूरत होती है, जिस भी ऑपरेशन के टाइम, वो उस समय वाया द प्रोग्राम हम दे देते हैं। नेक्स्ट, दिस इज़ अ टिपिकल टूल चेंजिंग सीक्वेंस ऑफ ऑटोमेटिक टूल एक्सचेंजर। ये CNC मशीन एंड ऑटोमेशन में जितने भी हमारे अनप्रोडक्टिव टाइम थे उसको बचा देता है, तो जिसकी वजह से ऑटोमेटिक टूल एक्सचेंजर का, ऑटोमेटिक टूल चेंजर का हम इस्तेमाल कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल में करते हैं। एक टर्म है पैलेट सिस्टम। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल में, कंस्ट्रक्शन टूलिंग में एक पैलेट सिस्टम है। पैलेट क्या होता है? ये एक मूवेबल और इंटरचेंजेबल पार्ट होता है मशीन टूल का, जो क्या मदद करता है? रॉ मटेरियल या फिर जो प्रोडक्ट बन के निकल रहा है उसको लोडिंग और अनलोडिंग के लिए मदद करता है, या लोडिंग और अनलोडिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पैलेट का इस्तेमाल करते हैं। अब 3 मेन टाइप होते हैं पैलेट्स के, या मैं कहूँ कि 3 मेन टाइप ऑफ पैलेट चेंजर्स, 3 मुख्य हैं जो इस्तेमाल होते हैं। पहला मैनुअल पैलेट सिस्टम, दूसरा ऑटोमेटेड पैलेट सिस्टम, और तीसरा रोबोटिक पैलेट सिस्टम। दैट रोबोटिक का मतलब ये बेटा कि ऑटोमेटिक पैलेट सिस्टम को, यानी कि जो मशीन्स पे पार्ट की लोडिंग या अनलोडिंग या रॉ मटेरियल की जो हैंडलिंग हो रही है, उसके लिए हम रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी को हम कह रहे हैं रोबोटिक पैलेट सिस्टम। नेक्स्ट पैलेट टाइप क्या है कि पैलेट टाइप CNC मशीन में जो मशीनिंग सेंटर है वो एक टाइप का पैलेट टाइप CNC मशीनिंग सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला पैलेट है, जो क्या करता है? वेरियस टाइप ऑफ पैलेट सिस्टम का इस्तेमाल करता है। दिस पैलेट एट कंट्रोल बाय सर्वो सिस्टम। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो पैलेट्स हैं इनका इस्तेमाल क्या कर रहा है कि बेसिकली जब मशीन, कोई भी मशीनिंग परफॉर्म होती है तो एक पैलेट अपने पोजीशन पे रहता है और दूसरा पैलेट सेफ पोजीशन में स्पिंडल से दूर रहता है, और दूसरे लोकेशन पे ऑपरेशन जो अनलोडिंग की फिनिश होती है वो क्या होती है? फिक्स कर जाती है रॉ मटेरियल की, जिससे अगले काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब मैं समझा देता हूँ बार बार रिपीट करने के लिए। मतलब डिफरेंट पैलेट सिस्टम है। पैलेट टाइप में जो मशीनिंग सेंटर है वो एक पैलेट पे अगर हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं, एक पैलेट पे या किसी एक मशीन पे ऑपरेशन कर रहे होते हैं, तो रॉ मटेरियल की हैंडलिंग कह लीजिए या लोडिंग या अनलोडिंग के लिए कोई एक पैलेट वर्क कर रहा होता है, बाकी सेफ पोजीशन में मशीन से दूर होते हैं। फिर इसको हम रोटेट करा के डिफरेंट मशीन्स के लिए, डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए डिफरेंट पैलेट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। अब इसके टाइप्स में रोटरी भी होता है, ऑटो पैलेट भी होता है और लीनियर भी होता है। तो चाहे आप रोटरी पैलेट का इस्तेमाल करिए, चाहे ऑटो पैलेट का, या फिर लीनियर टाइप का। मैनेजमेंट क्या होता है टूल रूम का? मैनेजमेंट के लिए, टूल रूम के मैनेजमेंट के लिए जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, बेसिकली टूल रूम या टूल मैनेजमेंट, हम टूल रूम का मैनेजमेंट करते क्यों हैं? तो टूल रूम के मैनेजमेंट के लिए हम ये देखते हैं कि उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्या है,
मैनेजमेंट में किसी भी टूल के, हम सबसे पहला ये देखते हैं कि उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्या है, मतलब किस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ़ टूल्स का इस्तेमाल हुआ है और वो नंबर ऑफ़ टूल्स कहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, किस ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल हुए हैं, उनका पूरा एक डेटा टूल मैनेजमेंट में होता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज़, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की वो जो क्षमता होती है वो भी मैनेजमेंट सिस्टम में हम इंक्लूड करते हैं। आइटम की ट्रैकिंग, एम्प्लॉई, डिपार्टमेंट या फिर कस्टमर, इन सब को हम टूल रूम में मैनेज करने के लिए ऑपरेट करते हैं। और आइटम के लोकेशन के लिए, जिसे आसानी से आइटम का लोकेशन दिया जा सके, इसके लिए हम मैनेजमेंट करते हैं टूल रूम का। इन्वेंट्री कंट्रोल को इम्प्रूव करने के लिए, या इन्वेंट्री की जो एक्यूरेसी है, इन्वेंट्री का मतलब मैंने पहले लेक्चर में बताया स्टोरेज, उसकी एक्यूरेसी के लिए या उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए हम टूल रूम का मैनेजमेंट करते हैं। और जो टाइम होता है, जो फिज़िकल इन्वेंट्री चेक्स का होता है, उसको घटाने के लिए करते हैं। और क्या करते हैं कि जो पेपर वर्क होता है, जो पेपर वर्क है, उनको मिनिमाइज़ करने के लिए या उनको कट डाउन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर्टिकुलर आइटम का इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है, इस चीज़ के लिए हम टूल रूम मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। टूल मैनेजमेंट क्या है? तो टूल मैनेजमेंट बेसिकली 24 आवर एक्सेस, टूल यूजेस, स्टॉक कंट्रोल, परचेजिंग और कॉस्ट एंड रिपोर्ट्स है। तो 24 आवर एक्सेस की मीन्स कि नो नीड फॉर ए स्टोर रूम टू बी ओपन, किसी भी स्टोर रूम को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। टूल यूजेस का मतलब कि कौन सा पर्सन या कौन सा मशीन्स कौन से टूल को कब ऑपरेट कर रहा है, उसकी रिपोर्ट के लिए। स्टॉक कंट्रोल का मतलब ये कि कैन बी यूज्ड एज फुल स्टोर सॉफ्टवेयर। स्टॉक कंट्रोल जो सॉफ्टवेयर्स है उसके फुल स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। परचेजिंग का मतलब ये कि ऑर्डर और सप्लायर के लिए ऑटोमेटिकली जो ऑर्डर और सप्लायर होती है, जनरेट होती है, उसके लिए करते हैं। कॉस्ट एंड रिपोर्ट में कि जो टूल कॉस्ट और जो मैनेजमेंट रिपोर्ट है उसको जनरेट करने के लिए स्वतः यानी कि ऑटोमेटिकली किया जाता है टूल मैनेजमेंट का इस्तेमाल। अब ये सब करते क्यों हैं? करते इसलिए हैं बेटा कि कभी भी कोई प्रोडक्ट की अगर हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो उस प्रोडक्ट के एक जो रिव्यू होता है, जो एनालिसिस होती है फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट, हर एक चीज़ मेंशन होता है। उस चीज़ को हम एक फाइल, एक डॉक्यूमेंटेशन बना के रख लेते हैं, वाया सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, चाहे आप पेपर वर्क में रखिए या सॉफ्टवेयर के थ्रू रखिए, जिससे हम जब अगले पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस अगले पार्ट में वो सब चीज़ें एज अ फीडबैक, एज अ रिस्पॉन्स काम करती हैं कि हाँ हमने वो चीज़ परफॉर्म किया था तो ये आउटकम्स था। उस बेस पे हम अगले प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इस चीज़ के लिए होता है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़े से कर लेते हैं, उसके बाद इसको फिनिश करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे अगर हम आएँ, एक सेकंड बेटा बस। कल हमने देखा था ट्रांसड्यूसर से क्वेश्चन ओपन हो रहे थे। अब ट्रांसड्यूसर चैप्टर में है लेकिन उसमें उसके कुछ क्वेश्चंस पड़े हैं, तो उसको डिस्कस करने के बाद हम फिर से कुछ क्वेश्चन जो है चैप्टर 2 से रिलेटेड जो हैं उसको कर लेते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके बाद हम 3rd, 4th, 5th और 6th, 7th चैप्टर के जितने भी हैं उसकी स्टडी करें। इसको थोड़ा ओपन होने में टाइम लगेगा बिकॉज इट इज़ हैविंग मोर स्लाइड्स। तो देखते हैं तब तक। तो बेटा ट्रांसड्यूसर्स क्या है? तो ट्रांसड्यूसर, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा था इसके लिए सॉरी, कुछ वर्क चल रहा है और रूम में, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, बट डोंट वरी, आफ्टर दैट इट विल नॉट बी हैपन। कह रहा व्हाट आर द ट्रांसड्यूसर्स, ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले
ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं बेटा? तो जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदल दे, ऊर्जा के एक प्रकार को ऊर्जा के दूसरे प्रकार में बदल दे, उसी को हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। तो यानी कि ऑप्शन ए, दैट कन्वर्ट पावर फ्रॉम वन टू अनदर, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। एक सेकंड, सॉरी यार, ये क्या है? दे कन्वर्ट पावर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दे कन्वर्ट एनर्जी। पावर की बात नहीं बेटा हम कर रहे हैं, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी सही है। दे कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये ऊर्जा के एक प्रकार को दूसरे प्रकार में बदलने की प्रक्रिया ट्रांसड्यूसर का ही काम है, प्रक्रिया को ट्रांसड्यूसर का ही काम कहते हैं। तो ऊर्जा के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में परिवर्तित करता है, वो ट्रांसड्यूसर कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, एक्सप्लेनेशन उसी का है बेटा, उसी का है ना, किसी भी, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे वो लाइट एनर्जी हो, चाहे वो हीट एनर्जी हो, किसी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदलना ट्रांसड्यूसर का काम होता है। अब कह रहा है सेकंड, एक्टिव ट्रांसड्यूसर डू नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ एडिशनल पावर सोर्स फॉर एन ऑपरेशन। एक्टिव ट्रांसड्यूसर ऑपरेशन के लिए, प्रक्रिया के लिए अलग से पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा होता है क्या? तो जी हाँ, उसी को एक्टिव ट्रांसड्यूसर कहते हैं। जो ऑपरेशन के लिए एडिशनल पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको एक्टिव ट्रांसड्यूसर कहते हैं। अब पैसिव ट्रांसड्यूसर में उनको पड़ती है, इसीलिए उनको पैसिव ट्रांसड्यूसर कहते हैं। अब पूछ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन डज अ पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर परफॉर्म। एक पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूशन किस प्रकार की ऊर्जा का परिवर्तन करता है? तो बेटा एक पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूशन मैकेनिकल ऊर्जा को, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसमें अगर हम प्रेशर या फोर्स देंगे तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का काम होता है, ठीक है ना। ज़्यादातर ये ड्रम स्टिक में क्या करता है, इम्पल्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिरानी गेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, पूछा है पिरानी गेज किसका एग्जाम्पल है? तो बेटा पिरानी गेज आपका प्रेशर गेज का एग्जाम्पल है। ये एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे बेसिकली। 1906 में मार्सेलो स्टेफेनो पिरानी, उन्होंने ही इसे आविष्कार किया था, उन्हीं के नाम पे पड़ा था। ये प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, यानी कि ऑप्शन ए, पिरानी गेज का ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द IC-LM35 इज यूज्ड एज विच टाइप ऑफ सेंसर। कह रहा है जो IC-LM35 है वो किस प्रकार का सेंसर है? तो बेटा जो IC-LM35 है वो टेम्परेचर सेंसर है, तापमान सेंसर है, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, और टेम्परेचर ही था ना, यस, बी ऑप्शन। व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स? What is the range of frequency of the waves produced by ultrasonic transducer? अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर कौन सी फ्रीक्वेंसी की वेव उत्पन्न करता है? तो बेटा वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन स्टार्ट होता है 20 किलो हर्ट्ज टू सेवरल गीगा हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज से सेवरल गीगा हर्ट्ज तक को वो ट्रांसफ़र करता है या उत्पन्न करता है, जनरेट करता है। पूछा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LVDT? LVDT का फुल फॉर्म क्या है? तो LVDT का फुल फॉर्म क्या है? लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन बी, ध्यान से देखते रहिएगा, ऑप्शन बी। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये अपनी बेसिकली ये क्या करता है, लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करता है LVDT, और इसका प्रयोग इसकी मजबूती के लिए यानी कि रोबस्टनेस के लिए किया जाता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ LDR व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट? जब LDR पे, LDR का फुल फॉर्म होता है बेटा लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर। जब LDR पे अगर लाइट गिरती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, उसके गुणों में क्या फ़र्क आता है? तो बेटा उसका जो रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो बदलने लगता है।
यानी कि ऑप्शन बी। और होता क्या है, जब उसका प्रतिरोध बदलता है ये उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब जैसे ही लाइट उस पर गिरती है उसका जो रेसिस्टेंस है वो घटने लगता है और वो क्या करता है, ज़्यादा करंट को फ्लो करवाने लगता है। इससे क्या मापते हैं, तो इससे लाइट की इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता मापते हैं बेटा। तो एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ पे कि LDR से क्या मापते हैं, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जब लाइट LDR पे गिरती है तो उसका रेसिस्टेंस कम होने लगता है, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बढ़ जाता है और जो लाइट की इंटेंसिटी को मेज़र करता है उसी को LDR कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि LDR का फुल फॉर्म क्या है, तो लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर इसका फुल फॉर्म होता है LDR। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय ए हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूशन। एक हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूशन क्या मापता है, व्हाट इज मेजर्ड बाय हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर। हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर क्या मापता है, तो बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड को मापता है हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर। जैसा कि आपको पता होगा, जैसे क्या होता है कि मैग्नीट्यूड मापता है मैग्नेटिक फील्ड का, ये आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करता है किसकी मदद से, बाय द सेंसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू इट। जब मैग्नेटिक फील्ड इसके फील्ड से पास होगी या मैग्नेटिक फील्ड इस सेंसर से इससे होकर गुजरेगी तो ये क्या करता है, आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इन विच स्टेट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस डज अ केमिकल सेंसिंग डिवाइस, और कह रहा है कि किस अवस्था में रासायनिक सब्सटेंस वो सेंस करता है जो केमिकल सेंसर होता है, तो बेटा वो वेपर फॉर्म में सेंस करता है केमिकल को। आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल कंट्रोल, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल और डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल पे आते हैं। एक DNC सिस्टम में क्या होता है, तो बेटा DNC सिस्टम में होता क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर्स या बहुत सारे मशीन टूल्स एक साथ कंट्रोल किए जाते हैं, इसीलिए उसका नाम क्या है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। अगर हम आगे बढ़ें तो सेवरल मशीन्स टूल्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ कंट्रोलर बाय अ सेंट्रल कंप्यूटर इन। अब ये क्वेश्चन तो मैं बताया भी था उस समय कि कह रहा है कि बटर PPT था, कह रहा है बहुत सारे मशीन टूल्स किसी एक सेंट्रल कंप्यूटर से कंट्रोल किए जाते हैं। किस में किए जाते हैं, तो आपको याद होगा कि बहुत सारे मशीन टूल्स किसी एक सेंट्रल कंप्यूटर से कंट्रोल किए जाते थे, वो क्या था, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल था हमारा। आगे बढ़ते हैं कि DNC का फुल फॉर्म पूछा है, तो बहुत बार बताया था क्या, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, यानी कि ऑप्शन बी, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या होता है, अप्लाइज ओनली टू मिलिंग मशीन, इज अ मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्ट्स पर आवर, इज अ मेथड फॉर कंट्रोलिंग बाय मीन्स ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डन नन ऑफ द अबव मेंशन। तो बेटा जो न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्राम के थ्रू मेथड को कंट्रोल करता है, उसी को तो हम न्यूमेरिकल कंट्रोल कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल कंट्रोल कंट्रोलिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। ऐसी जो कंट्रोलिंग होती है, अब कंट्रोलिंग क्या है कि मूवमेंट ऑफ द टूल इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग। अब कॉन्टिन्यूस पाथ पोजिशनिंग में मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है और ड्रिलिंग मशीन का ही एग्जांपल लेते हैं। ये ड्रिलिंग मशीन कॉन्टिन्यूस वर्क करता है, जिस भी ज्योमेट्री का शेप जो भी आपको बनाना है उस शेप का कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होता है, इसीलिए कॉन्टिन्यूस पाथ पोजिशनिंग। पॉइंट टू पॉइंट मान लेते हैं ड्रिल मशीन ही है और किसी ऑब्जेक्ट पे हमें ड्रिल करना है, तो ड्रिल 1 2 3 हो गए, तो पॉइंट टू पॉइंट का मतलब पहले यहाँ ड्रिल करेगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और तीनों के लिए अलग अलग पोजिशनिंग, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट पोजिशनिंग का मतलब ये कि एक ज़ीरो, या मैं ऐसे समझाऊँ, मान लेते हैं x और y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अगर पॉइंट टू पॉइंट पोजिशनिंग करानी है तो मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट की हमें ड्रिल ही करना है,
तो 0 0 इसको वो रेफरेंस एक्सिस लेगा और 0 0 से एब्सोल्यूट में वो 0 0 लेगा। जो भी पोजीशन कराना है, एक्स हो, वाई हो या फिर जेड हो, वो इसी को ओरिजिन मानेगा। इसीलिए एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, जहाँ पे मान लीजिए यहाँ से एक्स एक्सिस में 5 चलना है, वाई में 10 और 5 और 10 का ये बन गया, तो ये हमेशा रेफरेंस यहीं से कैलकुलेट करेगा, इसीलिए एब्सोल्यूट। लेकिन इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग में क्या होगी कि अगर मान लीजिए पहला ऑपरेशन यहाँ करना था 5 और वाई एक्सिस में 10 पे, एक्स में 5 पे, और दूसरा ऑपरेशन यहाँ ड्रिल करना है, मान लेते हैं ये है, तो ये अब जो कैलकुलेशन या जो अब रेफरेंस लेगा वो पिछले पॉइंट को रेफरेंस लेगा। इसके पॉइंट पोजीशनिंग के लिए ये अब रेफरेंस हो गया, यानी कि ये अब 0 0 हो जाएगा। इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग है, ठीक है ना। तो इसी वजह से एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल प्रीफर करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है बेटा कि न्यूमेरिकल कंटोरिंग किसका एग्जाम्पल है। तो न्यूमेरिकल कंटोरिंग जो बेटा वो एग्जाम्पल है आपका कॉन्टिन्यूस पाथ पोजीशनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। MCU का फुल फॉर्म क्या है। तो हमेशा बता रहा हूँ कि मशीन कंट्रोल यूनिट होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है कंप्यूटर विल परफॉर्म द डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन इन। कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग का जो कार्य होता है वो किस में परफॉर्म करता है, या पूछा द कंप्यूटर विल परफॉर्म डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन। डेटा प्रोसेसिंग का काम कंप्यूटर परफॉर्म करेगा किस में, वो CNC VMC है, वर्चुअल मशीनिंग सेंटर, CNC है, DNC है, किस में। तो बेटा वो हमारे ख्याल से इन सब में परफॉर्म करेगा, चाहे वो VNC हो, चाहे वो CNC हो या वो DNC हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इन द CNC मशीन टूल द पार्ट प्रोग्राम एंटर इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। कह रहा है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल में जो पार्ट प्रोग्राम होता है वो कंप्यूटर मेमोरी में कैसे प्रवेश किया जाता है, कैसे दिया जाता है। तो बेटा या कैसे दिया जाता है या क्या होता है, तो वो तो बार बार इस्तेमाल हो सकता है। मे बी इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। द ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आए अगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेजेस ऑफ CNC मशीन। इनमें से कौन सा CNC मशीन का उदाहरण नहीं है। तो बेटा सॉरी, इनमें से कौन सा CNC मशीन का लाभ नहीं है। तो ए जो है कि इम्प्रूव्ड स्ट्रेंथ ऑफ द कंपोनेंट, रिड्यूस स्क्रैप रेट, सी हायर फ्लेक्सिबिलिटी, डी इम्प्रूव्ड क्वालिटी। इन सब में अगर देखें तो जो हमारा ऑप्शन ए है, यानी कि इम्प्रूव्ड स्ट्रेंथ ऑफ द कंपोनेंट, ये उसका CNC मशीन का लाभ नहीं है ना। नेक्स्ट पे आते हैं। पार्ट प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स कैन बी अवॉइडेड इन। पार्ट प्रोग्रामिंग गलतियों को हम किस में अवॉइड कर सकते हैं, न्यूमेरिकल कंट्रोल में, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल में, दोनों में। तो बेटा हम दोनों में पार्ट प्रोग्रामिंग मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। विद रेफरेंस टू न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो कह रहा है कि बोथ क्लोज्ड लूप एंड ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आर यूज्ड। अब क्लोज लूप और ओपन लूप क्या होते हैं। तो अगर कोई भी सिस्टम ऑपरेशन के समय अगर फीडबैक दे रहा है तो वो क्लोज लूप होगा, लेकिन अगर फीडबैक डिवाइसेस नहीं है, पढ़ाऊंगा मैं, अगर फीडबैक डिवाइसेस नहीं है तो वो ओपन लूप सिस्टम का एग्जांपल होगा। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो गलत कौन सा है बेटा, गलत आपका सी होगा। डिजिटाइजर्स इस्तेमाल इनपुट डिवाइसेस में इनपुट डिवाइसेस की तरह नहीं होता है, इंटरेक्टिव इनपुट डिवाइसेस की तरह, ठीक है ना। आइए, पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम किस में यूज होता है। तो बेटा रीमिंग में पॉइंट टू पॉइंट पोजीशनिंग इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए कि CNC मशीन हैज़ फॉलोइंग मेन एडवांटेज ओवर कन्वेंशनल मशीनिंग प्रैक्टिस। कन्वेंशनल मशीनिंग की तुलना में CNC मशीन का जो लाभ है वो क्या है। मतलब पूछ रहा है कि CNC मशीन के क्या फ़ायदे हैं किसकी तुलना में, कन्वेंशनल मशीनिंग की तुलना में।
तो बेटा क्या फ़ायदे हैं सीएनसी मशीन का कन्वेंशनल मशीन की तुलना में? तो फ़ायदा हमारा ये है कि सीएनसी मशीन में फीडबैक कंट्रोल होता है, जबकि कन्वेंशनल मशीनिंग में फीडबैक कंट्रोल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ द सीएनसी मशीन? निम्न में से कौन सा सीएनसी मशीन का लाभ नहीं है? तो बेटा हायर रेट ऑफ प्रोडक्शन लाभ है, हायर इनिशियल कॉस्ट, रिड्यूस टूलिंग टाइम, ये सारे जो लाभ हैं, लेकिन लाभ कौन सा नहीं है? तो जो उसकी इनिशियल कॉस्ट है ये डिसएडवांटेजेस है, एडवांटेजेस में नहीं आएगी, तो ये डिसएडवांटेजेस में आएगी बेटा, हायर इनिशियल कॉस्ट। बाकी ये तीनों उसके एडवांटेजेस हैं, है ना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को देखते रहिए बस। सीएनसी मशीनिंग सेंटर्स डू नॉट इंक्लूड ऑपरेशन लाइन, कह रहा है सीएनसी मशीनिंग सेंटर कौन से ऑपरेशन को नहीं इंक्लूड करता है, जैसे इनमें से पूछा है कौन सा? तो बेटा सीएनसी मशीन में हम मिलिंग भी करते हैं, बोरिंग भी करते हैं, टाइपिंग भी करते हैं, लेकिन सीएनसी मशीन में क्या हम वेल्डिंग करते हैं? नहीं करते, है ना, वेल्डिंग मशीन। फॉर सीएनसी मशीन स्किल्ड पार्ट प्रोग्रामर्स आर नॉट नीडेड, ये कथन सत्य है गलत है कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनिंग के लिए एक कुशल पार्ट प्रोग्रामर की ज़रूरत है या नहीं है? तो कह रहा है एक सीएनसी मशीनिंग पार्ट प्रोग्रामिंग के लिए एक कुशल प्रोग्रामर की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा ऐसा कथन गलत है, एक कुशल प्रोग्रामर की ज़रूरत हमें पड़ती है। वी रिक्वायर्ड स्किल्ड प्रोग्रामर, है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। एन एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम इज़ वन इन विच ऑल पोजिशन कोऑर्डिनेट्स आर रिफर्ड टू वन फिक्स्ड ओरिजिन कॉल्ड द जीरो पॉइंट। कह रहा है न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम में जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होता है वो फिक्स होता है ओरिजिन पे, जैसा कि मैंने अभी कहा, उसको हम जीरो पॉइंट कहते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये जीरो पॉइंट ही कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। इन मशीनिंग ऑफ वर्कपीस द मटेरियल इज रिमूव्ड बाय, वर्कपीस यानी कार्यखंड की मशीनिंग करते समय जो मटेरियल होता है वो कैसे हटाया जाता है? तो मटेरियल बेटा हटाया जाता है सीयरिंग एक्शन से, है ना, कटिंग नहीं होता है बेटा, सीयरिंग होता है मटेरियल के लिए। नेक्स्ट है द डेप्थ दैट द टूल इज प्लग्ड इनटू द सरफेस इज कॉल्ड एज, वह गहराई जिसमें टूल प्लंज किया जाता है, बेसिकली प्लंज्ड कही है, प्लग कही है, प्लंज्ड इनटू द सरफेस इज कॉल्ड एज, तो उसे बेटा डेप्थ ऑफ कट कहते हैं। जो भी टूल जिस भी गहराई में प्लंज किया जाता है वो डेप्थ ऑफ कट कहलाता है, कटने की गहराई, है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है फीड को मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयोग की जाती है या कौन सी है? तो बेटा फीड के लिए लेंथ पर रिवोल्यूशन प्रिफर किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है हमारा। द कंट्रोल लूप यूनिट यानी कि MCU मशीन कंट्रोल यूनिट इज़ ऑलवेज, बेटा हमेशा जो मशीन कंट्रोल यूनिट होती है वो एक हार्डवेयर होती है, नॉट द सॉफ्टवेयर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा हार्डवेयर, है ना, मशीन कंट्रोल यूनिट एक हार्डवेयर है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट हम बात करें तो द रिपीटेबिलिटी ऑफ द न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन डिपेंड्स ऑन, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन की जो दोहराने की प्रक्रिया है वो किस पर निर्भर करती है? तो बेटा जो दोहराने की प्रक्रिया है वो हमारा मैकेनिकल एरर पर निर्भर करती है कि उसमें यांत्रिक एरर कितना है, यांत्रिक त्रुटि कितनी है। द लिंकिंग ऑफ ए कंप्यूटर विद अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड, कंप्यूटर को जोड़ना कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए या कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ क्या कहलाता है? तो बेटा उसको हम नेटवर्किंग कहते हैं, है ना, पेयरिंग मत कर लीजिएगा, ब्लूटूथ की पेयरिंग होती है, नेटवर्किंग कहते हैं हम जब किसी एक कंप्यूटर को कम्युनिकेशन सिस्टम से जोड़ते हैं तो उसको हम नेटवर्किंग कहते हैं, नॉट द पेयरिंग। आगे आते हैं द प्रोसेस ऑफ पुटिंग डेटा इनटू ए स्टोरेज लोकेशन, एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा को रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब किसी एक स्थिति पे, किसी एक स्थान पे, किसी एक स्टोरेज लोकेशन, मतलब जहाँ पे हम स्टोर करते हैं स्टोरेज लोकेशन पे डेटा को रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बेटा डेटा को मतलब बेसिकली जो कॉपी पेस्ट हम कर रहे हैं, पेस्ट करने को पूछ रहा है। जब भी हम डेटा रखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम राइटिंग कहते हैं।
और जब भी डेटा हम कॉपी करते हैं, रिट्राइव करते हैं, डेटा निकालते हैं, तो उसको हम रीडिंग कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन आई थिंक आपका वही होगा, है ना। देखिए, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा, रिट्राइविंग डेटा फ्रॉम ए मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड रीडिंग। तो रीडिंग राइटिंग करते हैं, नहीं कहते थे रीड एंड राइट मेमोरी है। पहले की डीवीडी एक आती थी जो रीड एंड राइट होती थी, अभी भी आती होगी, ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा फ्रॉम ए मेमोरी इज कॉल्ड रीडिंग, ठीक है। और टिपिकल पंच टेप या पंच कार्ड यूज्ड इन IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर्स इसका न्यूयॉर्क, है ना। इसके जो अभी CEO कौन है, अरविंद कृष्ण। तो IBM ए टिपिकल पंच कार्ड यूज्ड इन IBM सिस्टम हैज़ कितने कॉलम्स हैं? तो बेटा IBM में जो पंच कार्ड इस्तेमाल होता था IBM सिस्टम में, वो 80 उसके कॉलम्स थे, ठीक है ना। आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ ब्लॉक्स आर पंच इनटू ए पंच कार्ड? कौन से प्रकार का ब्लॉक पंच होता है पंच कार्ड में? तो बेटा वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है पंच कार्ड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन विच कंपोनेंट द डेटा वंस स्टोर्ड कैन बी इरेज्ड एंड न्यू डेटा सेव्ड? किस कंपोनेंट में डेटा एक बार अगर स्टोर कर लिया जाता है तो उसे न्यू डेटा सेव करने के लिए हम इरेज कर सकते हैं। तो पंच कार्ड में तो हम कर नहीं सकते, एक ही बार उसमें हम पंचिंग कर सकते हैं। पंच टेप या प्लास्टिक टेप किसी में नहीं कर सकते, लेकिन जो डिस्क या मैग्नेटिक टेप है इसमें हम डेटा को, न्यू डेटा को भर सकते हैं, पिछले डेटा को डिलीट कर सकते हैं, मतलब रीड एंड राइट कर सकते हैं। 28 क्वेश्चन है। ऑन विच कंपोनेंट द डेटा, आई थिंक वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, द मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क्स कैन स्टोर मोर डेटा कंपेयर टू द पंच कार्ड? तो बेटा सही ही तो है ये स्टेटमेंट आपका, कि जो मैग्नेटिक टेप्स और डिस्क हैं वो पंच कार्ड से ज़्यादा डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है आई थिंक, जी हाँ, देख लीजिए, सर देखना चाह रहे हैं ना, देख लीजिए। द डेटा स्टोर्ड ऑन मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क कैन बी करप्टेड। कह रहा है कि मैग्नेटिक टेप और डिस्क पे जो डेटा वो करप्ट हो सकता है यदि इफ दीज आर ब्रॉट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसे मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाए। तो बिल्कुल ये सही कथन है। अगर आप मैग्नेटिक टेप्स या डिस्क को आप मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे तो उसके डेटा करप्ट हो सकते हैं, इट इज़ ट्रू। तो इसीलिए प्रिवेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से जो हमारा डिस्क है या फिर मैग्नेटिक टेप्स है, उसको मैग्नेटिक फील्ड्स में नहीं लाते हैं क्योंकि डेटा जो है वो करप्ट हो जाती है। तो फिलहाल के लिए इसमें इतना ही क्वेश्चन, इस चैप्टर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो 3rd यूनिट है, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको पढ़ेंगे, उस पर जो MCQ होगा उसको करेंगे, ठीक है बेटा, बाय।